वेलकम टू आवर ग्रुप स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग जो शिक्षा मनोविज्ञान की 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, उसी में आज हम लोग 5वीं सीरीज़ पढ़ेंगे। और सभी लोग सीरीज़ 1 से 5 तक ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर 20 से देखोगे तो समझ में कम आएगी। जो सीरीज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सभी सीरीज़ देखें, जिससे आप लोग यूपी टेट, सी टेट और अदर जो टेट या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है, आप अच्छा स्कोर कर सकें। और अपने सुझाव ज़रूर दें। तो आज की हमारी सीरीज स्टार्ट होती है यहाँ से। पहला क्वेश्चन है आपका ये, जो परीक्षण होता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो कोई भी परीक्षण हो, सबसे पहले इसमें होनी चाहिए विश्वसनीयता, प्रामाणिक, वैध, मानकीकृत, विभेदक क्षमता। तो अगर कोई भी परीक्षण इसमें ये गुण नहीं होंगे तो वो परीक्षण अच्छा नहीं होगा, वो परीक्षण यूजलेस हो जाएगा, उसमें उसके लेने या लेने से कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। तो किसी भी परीक्षण में गुण होने चाहिए विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, और वो वैध होना चाहिए, मानकों पे भी खरा उतरना चाहिए, और उसमें जो विभेदीकरण की क्षमता हो वो भी निहित होनी चाहिए। थर्स्टन ने किस विधि का प्रयोग बताया। जो थर्स्टन महोदय थे उन्होंने सांख्यिकी का विधि का उपयोग बताया। किसका बताया? सांख्यिकी का। और थार्नडाइक जो थे उन्होंने बुद्धि कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि मतलब होता है जो किसी चीज़ को बिना देखे जिसके विषय में आप कल्पना कर सको, वो है अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो है आपकी, वो समाज से आती है, सामाजिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि जो यंत्रों के माध्यम से आए, वो यांत्रिक। अगला, गैरेट ने बुद्धि के मूर्त और अमूर्त सामाजिक प्रकार बताए। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके गैरेट, उन्होंने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए, और उनके क्या है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो जो थार्नडाइक महोदय थे उनका था अमूर्त, सामाजिक और यांत्रिक, लेकिन गैरेट ने मूर्त और अमूर्त दोनों बताए और सामाजिक प्रकार भी बताया। अगला, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि वाले बालकों की जो बुद्धि लब्धि है, जो यूनेस्को है इसके द्वारा जो हीन बुद्धि वाले बालक हैं उनका जो IQ कितना बताया गया है? 0 से 19। चित्र पूर्ति परीक्षण, जो आपका एक चित्र पूर्ति परीक्षण होता है, एक परीक्षण होता है इसमें चित्रों की पूर्ति से होती है, उसमें जो कार्ड होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 15। नेक्स्ट है आपका, बुद्धि मापन के क्षेत्र में अशाब्दिक तथा निष्पादन बुद्धि परीक्षणों का सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो बुद्धि मापन का क्षेत्र है, इसमें जो अशाब्दिक बिना शब्दों के जो IQ मापा गया था, तो इस प्रकार की जो IQ की परीक्षा हुई थी, उसका निर्माण किसने किया था? प्याजे महोदय ने। और भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? और भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में हुआ था, और किसने किया था? राइस महोदय ने। अगला है, एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया। तो एक तत्व का सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया, और द्वितत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। संरचना सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। बहुखंड या मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। बहुखंड या मात्रा का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय का। प्रतिदर्श या प्रतिचयन या समूह तत्व या संघात्मक सिद्धांत, देखो इसे क्या क्या कहते हैं? प्रतिदर्श सिद्धांत या प्रतिचयन या समूह तत्व सिद्धांत या संघात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया इसका? थॉमसन महोदय ने। और 3 तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। सामान्य तत्व, जिसे क्या कहते हैं? जनरल एलिमेंट, जो कि प्रत्येक बच्चे में जन्मजात होता है, ये किसका निर्धारक होता है? ये मानसिक योग्यता का निर्धारक होता है। बर्ट और बर्नर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बर्ट और बर्नन जो थे, इन्होंने क्रमिक महत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। बहुयोग्यता का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन व कैली महोदय। बहुयोग्यता सिद्धांत थर्स्टन व कैली ने। कैटल के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो जो कैटल महोदय थे, इनके अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक अनिश्चित बुद्धि, एक निश्चित बुद्धि। तो जो अनिश्चित बुद्धि है वो तरल होती है, और जो निश्चित वो ठोस होती है। और गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया है। तो गिलफोर्ड ने कितने प्रकार की मानसिक योग्यताओं का किया है? 120। आर्मी अल्फा सामूहिक
परीक्षण है। तो ये आर्मी अल्फा जो परीक्षण है ये सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, और आर्मी बीटा कैसा है, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो आर्मी अल्फा आएगा तो सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, आर्मी बीटा आएगा तो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का निर्माण टर्मन ने कब किया था, 1916 में, जिसमें कितने पद थे, 90। बर्ट के तर्क शक्ति परीक्षण को लंदन रिवीजन भी कहा जाता है। तो जो बर्ट का था लॉजिक टेस्ट जो था उसे लंदन रिवीजन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड रिवीजन का संबंध किससे है, तो स्टैंडर्ड रिवीजन का संबंध टर्मन महोदय से है। किससे है, टर्मन महोदय से। CAVD कैप्ड सामूहिक शाब्दिक परीक्षण किसने किया, ये इसका प्रतिपादन थांडाइक महोदय ने किया था, कैप्ड का। कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। तो जो कार्ल श्री गैरिसन महोदय थे इन्होंने किस प्रकार का अध्ययन किया, लंबात्मक विधि का। क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए। तो क्लार्क और बीर्च जो थे इन्होंने नर चिंपैंजी की जो बॉडी थी इसमें स्त्री हार्मोन्स का प्रवेश कराया था। टाइडमैन ने सर्वप्रथम 1787 में जीवन वृत्तांत विधि का प्रयोग किया। तो जीवन वृत्तांत विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टाइडमैन ने। कब किया था, 1787। और लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था, कार्ल श्री गैरिसन ने। इसमें एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। तो इस बालक में क्या, इसमें क्या होता है, परीक्षण में जितने भी परीक्षण होंगे एक ही बालक में होंगे, और जो परीक्षण होते हैं उनमें बालकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, कम घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, कभी ज़्यादा ले लिए गए या अलग अलग बालकों पे भी किया जा सकता है। लेकिन जो लंबात्मक विधि है ये कार्ल श्री गैरिसन की है, इसमें एक ही बालक में अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था में संवेग विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जो किशोरावस्था है आपकी वो कैसी अवस्था है, तूफान और तनाव की अवस्था। ये किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने। और संवेगात्मक विकास की इसमें शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इसमें जो बालक होते हैं उनका खुद पे नियंत्रण नहीं रहता है। बालक का मानसिक विकास स्पीयरमैन के अनुसार कितनी वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बालक का जो मानसिक विकास है वो 14 से 16 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत हो जाता है, तो 50% हो जाता है। अपरिपक्वता मानव शिशु की कौन सी अवस्था है, पहली अवस्था। तो जो इमेच्योरिटी है वो मानव शिशु की पहली अवस्था है। बाल्यावस्था में कितने घंटे की नींद पर्याप्त होती है, तो 7 घंटे की। वृद्धि बाह्य होती है जबकि विकास आंतरिक होता है। तो जो वृद्धि और विकास है इसमें बहुत अंतर होता है। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक होती है, और विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, शारीरिक, और जो विकास होता है वो कैसा होता है, मानसिक। वृद्धि है उसे आप देख सकते हो, तो वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक, जबकि विकास आपका गुणात्मक है। किशोरावस्था का मुख्य परिचायक शब्द क्या है, तो जो किशोरावस्था है इसे एक वर्ड से जब आप डिनोट करोगे तो वर्ड क्या है, परिवर्तन। अगला, एक किशोरी है उसमें क्या हैबिट है, उसकी नाखून चबाती है, बार बार आंचल लपेटती है, बेचैन सी रहती है। यह किस प्रकार की अवस्था में होता है, जो एक किशोरी है, किशोरी मतलब जो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी एक लड़की है, वो बार बार दुपट्टा ओढ़ती है और बेचैन सी रहती है। यह काम भावना की परिपक्वता का उदाहरण है। मीन्स जो इमोशंस होते हैं उसमें वो मैच्योर हो चुकी है, ये इस बात का उदाहरण है। बालक में तर्क और समस्या समाधान की क्षमता का विकास कितने वर्ष में हो जाता है, 12 वर्ष की आयु में। मानसिक विकास का अभिप्राय किससे है, किसी भी बालक के जो मेंटल डेवलपमेंट है उसका अभिप्राय है उसके वर्ड स्टोरेज में वृद्धि, यानी उसके शब्द भंडार में वृद्धि से। किसी भी बालक के जितने भी शब्द भंडार होते हैं उसके जो शब्दों का समूह होता है उससे आप उसकी मानसिक विकास को समझ सकते हैं। किशोर व किशोरियों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण किस अवस्था में आता है, तो जो किशोरावस्था होती है उसमें बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। किशोरावस्था को सबसे जटिल अवस्था कहा है, किसने, स्टैनली हॉल ने बताया ये किशोरावस्था जो है मानव विकास की सबसे जटिल व विचित्र अवस्था है।
शैशवा काल में बालक का व्यवहार मूल प्रवर्तनात्मक होता है। सामान्य बालक 11 वर्ष की अवस्था में बोलना सीख जाता है। तो जो सामान्य बालक होते हैं वो 11 माह या 1 वर्ष, जो सामान्य बालक होते हैं आपके वो 11 माह या 1 वर्ष की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। अगला, व्यक्ति के शरीर में कद, भार आदि में परिवर्तन के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो जो व्यक्ति है उसकी जो फिजिकली ग्रोथ होती है उसके लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए विकास शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना ये बात। कई बार क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आता है आप लोग अभिवृद्धि की जगह विकास कर देते हैं। मनुष्य चाहे जापान में पैदा हो या हिंदुस्तान में, मनुष्य चाहे जापान में पैदा हो या हिंदुस्तान, कोई भी मनुष्य है वो जापान में पैदा हुआ हो या हिंदुस्तान, उसका विकास जो है वो किस रूप से होता है? समान रूप से। ये किस नियम को दर्शाता है? यह समान प्रतिमान के नियम को दर्शाता है। मनुष्य जो है वो चाहे जापान में पैदा हो या हिंदुस्तान में, उसका विकास समान रूप से होता है। इसका प्रतिपादन समान प्रतिमान का सिद्धांत है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। तो किसी भी बालक की जो है वो घनिष्ठ संबंध शारीरिक वृद्धि का किससे होता है? मानसिक वृद्धि से। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्ण होता है? किशोरावस्था में। किसी भी बालक का जो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक और संवेगात्मक विकास है वो किशोरावस्था में पूर्ण होता है। अगला है आपका, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस अवस्था में विकसित होती है? तो जो बालक व बालिकाएं होती हैं उनमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, ये बाल्यावस्था में विकसित हो जाती है। तो जो आपके रॉस महोदय थे उन्होंने किस अवस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है? वो बाल्यावस्था। क्योंकि होता क्या है, बाल्यावस्था में बालक अपने आप को वो समाज में जो रहते हैं उतना एडजस्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कभी हम मिच्योर हो गए, कभी हम छोटे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? छद्म परिपक्वता की अवस्था। ये किसने कहा? रॉस महोदय। बाल्यावस्था को शैक्षिक निर्माण की अवस्था कहा जाता है। ये होता भी है, कोई भी बालक होता है अगर बाल्यावस्था में उसका जो मानसिक विकास हो जाता है पूरे जीवन होल लाइफ वही रहता है। तो इसलिए बाल्यावस्था को ही शैक्षिक निर्माण की अवस्था कहा गया। किशोरावस्था को किस निर्माण की अवस्था कहते हैं? शारीरिक विकास की। बाल्यावस्था आपका शैक्षिक विकास, किशोरावस्था शारीरिक विकास। जन्म के समय शिशु की लंबाई 20 इंच व मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। नवजात शिशु जो होते हैं उसकी हृदय की जो धड़कन होती है 1 मिनट में 140 बार। 12 वर्ष में की आयु जब वो पूरी कर लेता है तो 1 मिनट में 85 बार। किशोरावस्था से होल लाइफ पूरे जीवन उसकी 1 मिनट में 72 बार जो हार्ट है वो पल्पिलेशन करता रहता है। अगला है, अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का? तो जो आपका अधिगम स्थानांतरण यानी सीखने का जो ट्रांसफरेशन होता है वो कितने प्रकार का है? 3। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो अधिगम स्थानांतरण के समान तत्व हैं इनका प्रतिपादन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH ने दिया था। 2 तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत किसने दिया था? बागले ने दिया था। मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत बागले ने दिया था। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। और जो मोटिवेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई थी। और मोटम का अर्थ क्या होता है? टू मूव या मोटर या फिर मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? गति करना हुआ। अभिप्रेरणा का जो है ये लैटिन भाषा के मोटम से बना है जिसका अर्थ है गति करना। अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। तो जो अभिप्रेरणा है इसका प्रश्न किस बात का है? क्यों का। ये किसने कहा था? क्रैच एवं क्रैचफील्ड ने। अभिप्रेरणा आपका सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ये किसने कहा? थॉर्नडाइक ने। जो उद्दीपन स्टिमुलस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2। सकारात्मक उद्दीपन और नकारात्मक उद्दीपन। प्रेरणा के मुख्य रूप से कितने स्रोत माने गए? तो जो आपका मोटिवेशन है इसके मुख्य रूप से 4 सोर्स माने गए। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी आप उसमें मूव करेंगे। जब मूव करेंगे फिर स्टिमुलस मिलेगा तभी वो आपके लिए प्रेरक बनेगी। अब अगला है
प्रेरकों को अंतर्नोद या चालक भी कहते हैं। जो प्रेरक है इन क्या क्या कहते हैं? अंतर्नोद या चालक। मोटिवेशन एंड इमोशन के लेखक है पीटी यंग। जो आवश्यकता है आपकी, चालक उद्दीपन का सूत्र किसने दिया? आवश्यकता, चालक और उद्दीपन का सूत्र हिलगार्ड ने दिया था। एस के थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए? तो एस के थॉमसन महोदय जो थे, इन्होंने अभिप्रेरणा के 2 प्रकार बताए। एक अभिप्रेरणा जो आपकी होती है वो नेचुरल रूप से आती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं, और दूसरी कृत्रिम अभिप्रेरणा। प्राकृतिक जो आपके अंदर सेल्फ से होती है, और कृत्रिम किसी चीज को देख के आप मोटिवेट हुए, उसे कृत्रिम कहते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस लैंगिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी। तो जो आपका सेक्सुअल बिहेव होता है इसके लिए क्या उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस। डैसी ने 1975 में संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र की रचना की। तो जो आपका संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र है इसकी रचना किसने की थी? डैसी ने। कब की? 1975 में। अगला, मैस्लो के अनुसार जो प्रेरक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मैस्लो मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित। जन्मजात प्रेरक आपके अंदर जन्म से होते हैं, अर्जित आप उनको व्यवहार और कार्य के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। अगला, भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि जन्मजात प्रेरक है, आंतरिक या प्राथमिक या जैविक। तो जन्मजात प्रेरक कौन कौन से होते हैं? भूख लगना, प्यास लगना, सोना आदि कार्य करना, ये सब जन्मजात है। और जो आपके अर्जित प्रेरक हैं वो हैं पुरस्कार, निंदा, प्रशंसा आदि। ये बाह्य या द्वितीय या सामाजिक प्रेरक, इन्हें आप अर्जित कह सकते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभिप्रेरणा का प्रकार किसने बताया? गैरेट ने बताया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडूगल ने दिया था। इनके अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियां थी? 14। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत 1961 में किसने दिया? मैकलीलैंड ने दिया। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय तथा सीखने का स्वर्ण पथ कहा जाता है। तो जो आपकी अभिप्रेरणा है इसे सीखने का हृदय या सीखने का स्वर्ण पथ कह सकते हैं। आत्मसिद्धि या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत ही भी से कहते हैं, किसने दिया था? मास्लो ने। वुडवर्थ जो थे, इन्होंने चालक की संकल्पना प्रस्तुत की। तो वुडवर्थ कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले इन्होंने ही चालक की कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? 1928। मैस्लो महोदय जो थे उन्होंने मानव आवश्यकताओं के कितने प्रकार बताए? 5 प्रकार बताए। ये डेफिनेशन है आपकी। वंशानुक्रम माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुणों का संक्रमण है। तो जो वंशानुक्रम है, तो ये जो गुण होते हैं माता पिता से बच्चों में विशिष्ट गुण का संक्रमण, ये किसने कहा? रूथ बेनेडिक्ट ने। ये डेफिनेशन दी थी किसने? पैटरसन ने। तो जो पैटरसन महोदय थे इन्होंने कहा व्यक्ति अपने माँ बाप के माध्यमों से या पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। ये पैटरसन ने कहा था। मानव की जो उत्पत्ति है पिता एवं माता के बीज कोषों के संयोग से होती है, और जो बीज कोषों में पाए जाने वाले विशिष्ट गुणों के वाहक होते हैं। मानव की रचना का प्रारंभ केवल एक कोष में होता है। तो जो मानव की रचना का है इसका प्रारंभ किसमें होता है? एक कोष में। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त कोष। और प्रत्येक गुणसूत्र में जीन की संख्या कितनी होती है? 40 से 100 तक होती है। जो आपके गोडार्ड थे इनके अनुसार मंद बुद्धि माता पिता की संतान कैसी होती है? मंद बुद्धि है। किसके अनुसार? गोडार्ड महोदय की। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? विजमैन ने दिया। और जो विजमैन थे इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पे। जीव सांख्यिकी सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और जो आपका हेरिडिटी जीनियस बुक है ये भी किसने लिखी थी? फ्रांसिस गाल्टन ने। मेंडल के वंशानुक्रम नियम का प्रतिपादक माना जाता है। तो जो वेंडल थे उन्होंने वंश सूत्र दिया था, इसलिए इन्हें वंशानुक्रम का प्रतिपादक माना जाता है। जीव कथाओं का अध्ययन, वंश वृक्ष का अध्ययन, जुड़वा बच्चों का अध्ययन तथा विशिष्ट नस्लों का अध्ययन, ये सब किसके इंक्लूडिंग आता है? वंशक्रम के अंतर्गत। इसमें ये आता है क्वेश्चन, जुड़वा बच्चों का अध्ययन किसके इंक्लूडिंग आता है? वंशक्रम का अध्ययन विधि है, ये नस्लों पर प्रयोग किया जाता है। जो आपका पर्यावरण शब्द है ये किस शब्दों से मिलकर बना है? परिधन आवरण। परि का अर्थ क्या है? चारों तरफ, आवरण जो चारों तरफ से आपको ढके हुए है वही क्या है? पर्यावरण।
वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती। तो वातावरण कैसी शक्ति है? बाह्य शक्ति और जो हमें प्रभावित करती है। वॉटसन महोदय ने कहा था, बहुत अच्छी डेफिनेशन है इनकी, मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो मनुष्य जो होता है वो गुणों के साथ कोई भी नहीं उत्पन्न होता है, वो बनाए जाते हैं। जन्म के समय बालकों का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। और कैंडोल ने 552 वैज्ञानिकों पर निष्कर्ष निकाला था। व्यक्तित्व जो है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। जो आपका व्यक्तित्व है ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने। ब्राउन के अनुसार बिना वातावरण के वंशानुक्रम और बिना वंशानुक्रम के वातावरण का कोई अर्थ नहीं। तो जो आपके ब्राउन मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार बिना वातावरण के वंशानुक्रम और बिना वंशानुक्रम के वातावरण अर्थहीन है। वुडवर्थ और मार्कविस के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग नहीं बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो जो मनुष्य है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ये किसने कहा? वुडवर्थ ने। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। जो आपका समायोजन है वो कैसी प्रक्रिया है? एक लर्निंग प्रोसेस। ये किसने कहा था? स्किनर महोदय ने। सरकाप जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने समायोजन को कैसी प्रक्रिया बताया? निरंतर होने वाली प्रक्रिया। और ये सही भी है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो समाज में जब समायोजित करता है खुद को तो 1 मिनट या 1 दिन या 1 वर्ष में नहीं कर पाता, एक निरंतर होता रहता है। समायोजन के कितने प्रतिमान हैं? 2। एक व्यवहारवादी प्रतिमान, दूसरा मनोविश्लेषणात्मकवादी प्रतिमान। व्यवहारवादी जो व्यवहार से होता है और ये मनोमानसिक लेवल से प्रतिमान, ये भी समायोजन का है। व्यक्ति को सामाजिक समायोजित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति हो उसे समाज में किसके माध्यम से समायोजित कर सकते हैं आप? शिक्षा के माध्यम से। फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे आपके, ये मनुष्य को कैसा मानते हैं? सुखवादी। संघर्ष कितने प्रकार का होता है? संघर्ष 3 प्रकार का होता है। धनात्मक संघर्ष, ऋणात्मक संघर्ष और ऋणात्मक संघर्ष। जो धनात्मक संघर्ष है वो धनात्मक संघर्ष, दूसरा धनात्मक ऋणात्मक संघर्ष, तीसरा ऋणात्मक और ऋणात्मक संघर्ष। किसी प्राणी को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मार्ग में अवरुद्ध हो जाना ही कुंठा, ये किसने कहा? कोई भी प्राणी है वो जब लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो मार्ग अवरुद्ध हो जाना, मार्ग में रुक जाना, ये क्या कहलाता है? कुंठा। ये किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर महोदय। तो जो आपकी कुंठा, इसे भग्नाशा भी कहते हैं। कुंठा या भग्नाशा ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बाह्य और आंतरिक। कोई भी व्यक्ति बाह्य रूप से मतलब समाज में रहते हुए उसके अंदर कुंठा आ सकती है। आंतरिक वो खुद ही इतना निगेटिव होता है कि वो उसके अंदर सेल्फ ही कुंठा या भग्नाशा का जन्म हो जाता है। एनेक्जाइटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एंक्शियस से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? अनिश्चितता, भय या उद्विग्नता की अवस्था। तो अनिश्चितता या भय की अवस्था है, ये किसे क्या कहते हैं? एनेक्साइटी। और इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा। और इस शब्द जो एनेक्साइटी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने। अगले आपके हैं कोलमैन के अनुसार भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुमति ही चिंता है। तो जो कोलमैन है आपके, इनके अनुसार भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुमति ही चिंता है। ईगो या आत्म व्यक्तित्व का केंद्र होता है। तो जो ईगो या आत्म व्यक्तित्व है ये व्यक्तित्व का केंद्र होता है। दमन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने किया था। J.F. ब्रादन ने 1940 में मनोरचनाओं के कितने प्रकार बताए? 2। एक प्रधान, एक गौड़। मैल एडजस्टमेंट में MAL का क्या अर्थ है? का अर्थ है बुरा, तथा एडजस्टमेंट का अर्थ है समायोजन। तो जो आपका MAL एडजस्टमेंट या मॉल या मैल एडजस्टमेंट है, इसमें इसका क्या अर्थ है? बुरा, तथा एडजस्टमेंट का अर्थ तो आपको पता ही होगा, समायोजन। अवसरों की प्रतिकूलता के कारण जो आपके अवसर है ये अनुकूल ना होके कई बार क्या होते हैं? आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। तो जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो उस समय आप समायोजित ना होके क्या हो जाते हैं? कुसमायोजित। मतलब आप समायोजित नहीं हो पा रहे, तो इस जगह उसको क्या कहेंगे? अवसरों की प्रतिकूलता का कारण होता है, तभी व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है।
और कुसमायोजन के शारीरिक, सामाजिक एवं विद्यालय संबंधी अनेक कारण होते हैं। तो जो आपका ये कुसमायोजन है, इसके शारीरिक कारण, सामाजिक और विद्यालय संबंधी अनेक कारण हैं। 19वीं शताब्दी में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इसका प्रतिपादन फ्रांसिस गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में किया था। कोई भी दो व्यक्ति परस्पर एक सा ना होकर अलग अलग होते हैं। ये क्या है? यही व्यक्तित्व विभिन्नता है। दो व्यक्ति समान ना होकर अलग अलग होते हैं, इसे या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। ये डेफिनेशन जेम्स ड्रेवर की है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अंश है। जो चीज़ आप माप सकते हैं व्यक्तित्व में, उसका प्रत्येक पहलू ही व्यक्तिक विभिन्नता का अंश है। किसने कहा? स्किनर ने। स्वभाव, रुचि, शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, अधिगम, संवेग आदि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार बताएंगे। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये स्वभाव से, रुचि से, शारीरिक, मानसिक एबिलिटी, व्यक्तित्व, अधिगम और संवेग के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आप पता लगा सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए मुख्य रूप से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, सामाजिक आर्थिक स्तर, लिंग, लक्ष्य और जो मैच्योरिटी, ये सब उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान मुख्यतः कितनी विधियों से होती है? 3 विधियों से। परीक्षण के आधार पर, शिक्षक के निरीक्षण के आधार पर। जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसकी पहचान आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3। परीक्षण के और शिक्षण की। परीक्षण के आधार पर मीन आप टेस्ट लेके भी व्यक्तिगत विभिन्नता पता लगा सकते हैं, और शिक्षक के निरीक्षण के आधार पर भी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं। और जो तीसरा है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। डॉक्यूमेंट्स मतलब अभिलेखों के आधार पर भी आप व्यक्तिगत डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सीरीज। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सीरीज़ देखे वो सीरीज़ 1 से, और जो सीरीज़ आगे आने वाली है उन सबको देखते रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक्स।